हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए। और निजी यूपी में उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी से जुड़े सारे ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। बीजेपी में जारी झगड़े के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले से ही 30 मंत्रियों की टीम बनाकर काम पर लगा दिया है। आपसी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात जरूर कहते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि साल 2027 में साल 2017 दोहराना है, कमल खिला है और फिर खिलाना है। ये जो शब्द हैं ये केशव प्रसाद मौर्य के थे। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले अपने बूते पर मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके भी तार यूपी उपचुनाव से बरबस जुड़े जा रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा गठबंधन सीधे तौर पर जनता से होगा। देखिए रिपोर्ट। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? बड़ा विस्फोट। देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं
वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा करके साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मझवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद की अकेले चुनाव लड़ने की वजह से उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना है, या कोई भी पार्टी उनकी आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। संसद पहुंच जाने के बाद लगता है चंद्रशेखर आजाद का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है, वरना साल 2022 के विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते ही थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए और बातचीत टूट जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों का अपमान करने का आरोप तक लगा दिया और दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन की कोशिशें की थी। वो आरएलडी नेता जयंत चौधरी तक तो पहुंच भी गए, लेकिन अखिलेश यादव के पास नहीं फटकने दिया। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला सफल रहा और अब राहुल गांधी भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपने अलग रास्ते ही चल रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद भी दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के सहारे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दलितों में भी चंद्रशेखर आजाद खुद को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के सिद्धांतों पर चलने वाले और उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा जताने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि मायावती कांशीराम के सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनको दलितों के हितों की कोई भी फिक्र नहीं है और इसी मकसद से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और साफ है कि चंद्रशेखर संसद पहुंच जाने के बाद मौके का हर संभव फायदा उठाने में जुट गए हैं। ये विधेयक है निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024। चंद्रशेखर आजाद के विधेयक में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है, जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है। विधेयक का जो मकसद बताया गया है उसके मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसद से पास होना ना होना अलग मसला है, लेकिन इससे कम निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस तो आगे बढ़ ही जाएगी और मामला ऐसा है कि जिसका विरोध करना किसी के वश की बात नहीं है, चाहे वे चंद्रशेखर आजाद के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि केंद्र सरकार को विशेष रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये चंद्रशेखर आजाद की ही चुनौती है, जो मायावती भी हरकत में आ गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व मानते हुए दोनों ही जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, एक बड़ा एक्शन लिया था जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हो रही थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बनते हुए आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर भी मान लिया और अब मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर चिंतित दिखाई दे रही हैं। तभी तो संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देते हैं। कहने को तो राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी ही होती है, लेकिन बजट के बहाने वो सीधे
वोट बैंक पर आ जाते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मैं फोटो दिखाना चाहता हूं, बजट का हलवा बट रहा है, इसमें एक ओबीसी आदिवासी दलित अफसर नहीं दिखाई दे रहा है। देश का हलवा खा रहे हो और बाकी लोगों को हलवा नहीं मिल रहा है। बाद में राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी ने लिखते हैं कि संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। असल में राहुल गांधी की बात सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया था। राहुल बोले 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमने पता लगाया, उनके नाम मेरे पास है। देश का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी और पिछड़े। और बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि और फोटो में तो आपने आने ही नहीं दिया। समाजवादी पार्टी को साथ लेकर विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी ने गठबंधन की बात करते हुए लिखा कि इंडिया देश का एक्सरे सामने लाकर रहेगा। ये बात अलग है कि यूपी में उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। दलित वोट बैंक का चमत्कार लोकसभा चुनाव में तो देखा ही जा चुका है, यूपी में आज है उपचुनाव में भी नजर आने वाला है। और दलित वोटर की भूमिका सिर्फ चंद्रशेखर और मायावती तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उसी दायरे में आ रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं खुद को, जाहिर सी बात है तमाम जो उत्तर प्रदेश के सियासी दल हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।